Good morning to all of you once again. For business study class, we were discussing chapter number 6, that is staffing. तो हमारा स्टाफिंग जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने जो कल किया था उसमें मीनिंग ऑफ स्टाफिंग किया था और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग किया था, यानी एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस या बेनिफिट या नीड, वो हमने की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या हम इसको HRM भी बोल देते हैं, HRM, या कई जगह HRD डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे HRM में MBA भी करते हैं या HRD में MBA करते हैं। तो उन लोगों का काम जो है वो केवल रिक्रूटमेंट करना होता है, भर्ती करना होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉय चाहिए तो उनकी रिक्रूटमेंट करना जो HRM डिपार्टमेंट का या HRD डिपार्टमेंट का काम आपका होता है। अब आपका जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो ले दे के ये कि दोनों वन एंड सेम है, कोई खास फर्क नहीं दोनों के बीच में। बस ये है कि अगर आपका यूँ कहें कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है वो खुद अपनी पूरी स्टाफिंग खुद डिपार्टमेंट कर लेते हैं तो स्टाफिंग कहलाएगी। ठीक है, यानी आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और उसे मैनेजर जब खुद अपना ह्यूमन रिसोर्स को भर्ती करना काम खुद कर लेते हैं तो ये आपकी जो है स्टाफिंग कहलाएगी। और अगर आपका डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पर जो है फिर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं तो वो आपका कहलाता है HRM। ठीक है, तो यानी कहने का ये हुआ कि दोनों वैसे तो ये सेम ही होते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। हम इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे आपका ये आपका पूरा HRM है पूरा का पूरा, और इसमें ये इतना सा पॉइंट जो वो स्टाफिंग है, ये इतना सा पॉइंट जो वो स्टाफिंग है, यानी स्टाफिंग तो केवल इतना सा पॉइंट है, बाकी HRM तो काफ़ी बड़ा है। तो ये दोनों के बीच में आपका संबंध है। ठीक है, तो मैं एक बार इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ देता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM जो है वो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है विच डेवलप द मैनेजर्स द ह्यूमन एलिमेंट of the enterprise considering their knowledge, skill, creativity, talent, potential for the contribution to the organization. Human resource management involving determining organizational need, human resource recruitment and selecting the best employees, training, development, compensation regarding the employees. बात तो वही जो HRM में बोला वही तो उन्होंने स्टार्टिंग में की, कल डेफिनेशन में किया था कि उसमें डेफिनेशन में उन्होंने ये किया था कि उनका जो है बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स से रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन देना, ये जो काम सारा उसी का था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं, केवल यही बात कर रहा है कि आपका बड़े लेवल पे है तो वो HRM है और छोटे लेवल पे तो वो आपका कहलाएगा स्टाफिंग। ठीक है जी, तो ये इसका था। अब ये कहता है कि आपका प्रेजेंट डे ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो HRM में कौन कौन सी चीज़ें आपके शामिल होती हैं, तो HRM में वही चीज़ें शामिल हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। बस वहाँ पर ये HRM नाम आ गया, वहाँ पर आपका जो स्टाफिंग नाम आ गया था। तो HRM में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपका ये कहें कि प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी HRM की, एक्टिविटीज़ ऑफ HRM की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपकी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और वही स्टाफिंग की थी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना पहला इनका ये पहली एक्टिविटी ये है। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग का ये हुआ कि डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल्स रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए
किस टाइप के, किस स्किल के आपको एम्प्लॉय चाहिए, उनका जो है पूरा का पूरा डाटा लेकर के आप जो है ह्यूमन प्लानिंग करते हैं कि कितनी जरूरत है। दूसरा एम्प्लॉइंग पीपल, पहला था आपका रिसोर्स की प्लानिंग करना, दूसरा एम्प्लॉइंग पीपल। एम्प्लॉइंग पीपल यानी लोगों को जो है नौकरी रखना या उनको एम्प्लॉय करना। अब इसमें जो है कई काम हो जाते हैं, तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट है, अभी इसमें टॉपिक में आएगा आगे ही। ठीक है, रिक्रूटमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मोटिवेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डालें, ताकि आपके पास में जो है जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे उतनी पॉसिबिलिटी अच्छा एम्प्लॉय जाने के होंगे। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है और प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपके एम्प्लॉयज़ दूसरा फंक्शन है कि आपका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनकी प्लेसमेंट करना कर्मचारियों को। ठीक है, कैरियर एंड ग्रोथ, ये भी इसी का काम है, कैरियर एंड ग्रोथ। आपका करियर जो है और ग्रोथ है उसके बारे में ये काम भी जो ह्यूमन रिसोर्स का है। अब करियर और ग्रोथ जो है वो किस प्रकार से आपका होता है, तो करियर में आपका ट्रेनिंग करवाना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाना, आपके एम्प्लॉई हैं उनको करियर, आपके मैनेजर्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, तो उससे उनके करियर ग्रोथ है उनकी होती है। और उसके बाद में है परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होती है कि इफ द एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन and the human resource management keep the near vigil on his her working, and whole of the year he keeps eyes on the employee's performance, and after the closing of the financial year they prepare a performance appraisal of the employee कि उसके एम्प्लॉय की जो है पूरे साल में क्या काम किया, कितना काम किया, उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम कैसा रहा, तो वो जो अप्राइजल का काम उसका नहीं, उसका मूल्यांकन वो करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्राइजल दे गॉट द इंक्रीमेंट और द प्रमोशन। तो ये काम जो है उसी के अंदर आपका HRM का काम करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन होता है अभिप्रेरणा देना, हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि इफ द एम्प्लॉय इज वर्किंग वेरी गुड एंड ही रिक्वायर्स अ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन कैसे देंगे उसको। देर आर टू टाइप ऑफ द मोटिवेशन, फर्स्ट इज द मॉनेटरी और सेकंड इज नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स बेनिफिट गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय इन द टर्म ऑफ मनी, मीन्स देयर सैलरी इज इंक्रीज्ड, गुड इंक्रीमेंट इज गिवन। ठीक है, कैश रिवार्ड इज गिवन, तो ये मॉनेटरी आपका मोटिवेशन होता है। नॉन मॉनेटरी होता है ही इज गिवन अवार्ड इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ही इज गिवन एनी अदर टाइप ऑफ द अवार्ड्स और द सर्टिफिकेट्स, तो वो आपका नॉन इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। कंपनसेशन, कंपनसेशन का आपको मैंने बताया था सैलरी। कंपनसेशन यानी सैलरी, तो आपकी जो है सैलरी भी इसके अंदर HRM डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि वाइल कीपिंग इन द माइंड द क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर्स, क्वालिफिकेशन और अदर फैक्टर को देखते हुए उनको जो है कंपनसेशन या सैलरी उनको दी जाती है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सेवंथ इज प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड का मतलब कि उन लोगों को जो है वेलफेयर से रिलेटेड उनके जो है इंश्योरेंस करना, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ध्यान देना, उनका प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करना, आफ्टर रिटायरमेंट है उनको जो है पेंशन देना, ये सोशल सिक्योरिटी का काम होता है। ये काम भी आपका HRM है। रिव्यू एंड ऑडिट, रिव्यू एंड ऑडिट,
रिव्यू एंड ऑडिट कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्रूटमेंट है ये उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर उनको रिव्यू करना कि कोई नया मेथड या बढ़िया मेथड और आ जाता है जिससे कि आपका भर्ती करने का इजी और आपका जो है लेस कॉस्टर अगर कोई मेथड है तो उसको भी बार बार रिव्यू करते रहना। तो ये आपके पास में जो है स्टाफिंग के जो है एक्टिविटीज़ हैं ना, स्टाफिंग की HRM की आपकी एक्टिविटीज़ हैं। तो पहला आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि सबसे पहले तो जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है कि सभी डिपार्टमेंट से ये लोग जो उनसे मांगते हैं कि हाँ जी कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास में हैं, कितने एम्प्लॉयज़ आपको और चाहिए, तो उसके बारे में जो है वो आपका सारा का सारा जो डेटा इकट्ठा करता है इन्हीं का काम होता है। दूसरा एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को जो है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना और उनको अपॉइंट करना, ये दूसरा काम उनका होता है। तीसरा है करियर एंड ग्रोथ, कि करियर एंड ग्रोथ कि उन लोगों को ट्रेनिंग देना, उन लोगों का जो है वो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना, तो ताकि उनका करियर डेवलपमेंट उनको मिल सके। और उसके बाद में परफॉर्मेंस अप्राइजल कि उन्होंने पूरे साल में कितना अच्छा काम किया, कितना नहीं किया, तो उसके सारे के सारे अप्राइजल यानी उसके वर्क परफॉर्मेंस के बारे में बताना, वो क्या रहता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। और मोटिवेशन यानी उसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं अच्छे हैं उनको पॉजिटिव मोटिवेशन देना, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। और उसके बाद में कंपनसेशन में एम्प्लॉयज़ को जो है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो तनख्वाह देना। और प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना कि उनको जो है आफ्टर रिटायरमेंट उनको जो बेनिफिट देना, उनके रिटायर बीइंग अभी जो एम्प्लॉयज अगर हैं तो उसके अंदर जो उन लोगों को हम कितना वो बेनिफिट दे सकते हैं ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी रहे, जैसे मेडिक्लेम हो गया, इसी प्रकार से उनके बच्चों की फीस हो गई, ये चीज़ें। और रिव्यू एंड ऑडिट, आप जो है अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू भी करते रहें, ऑडिट भी करते रहें कि हमारे जो नई जो है क्या और तरीका हो सकता है जिससे कि हम ऑडिट जिससे हम तरीके को और ईजी बना सकते हैं आपके स्टाफिंग के। ठीक है जी, तो ये एक्टिविटीज़ थी। अब आपका स्टाफिंग प्रोसेस, हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट है विच यू रिक्वायर्स टू बी एक्सप्लेन, अगर कोई ऐसा पॉइंट था आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल देंगे, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस जो ये आपका एक अलग प्रोसेस हो रहा है, तो आपके कुल मिला के सिलेबस में 6 प्रकार के प्रोसेस हैं। 6 प्रोसेस में एक प्रोसेस आपका 100% आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस को सीरियल वाइज आपको याद करना जरूरी है। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। कुछ थोड़ा बड़ा तो है, फिर मैं थोड़ा सा छोटा करके बताऊंगा क्योंकि आपका फिर अगली क्लास फिर शुरू हो जाती है, दिक्कत ये भी होती है, टाइमिंग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपके पास में जी स्टाफिंग प्रोसेस, तो स्टाफिंग प्रोसेस में आप जो है कि स्टाफिंग प्रोसेस हम शुरू करेंगे तो किस प्रकार से होगा, तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। एस्टिमेटिंग मैन पावर्स, फर्स्ट है एस्टिमेटिंग मैन पावर। आपके मैन पावर का एस्टिमेट करना, सबसे पहला तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर कहता है कि स्टाफिंग प्रोसेस बिगिन विद द एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मीन्स फाइंडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने थोड़ी देर पर एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार के एम्प्लॉयज आपको चाहिए, और ये मैन पावर जो है प्रेजेंट के फ्यूचर की बातों को हम देखेंगे कि आपके जो कितने एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं, कितने एम्प्लॉयज नॉर्मली छोड़ के जाते हैं, और किस प्रकार के किस क्वालिफिकेशन के पर्सनस जो हैं वो आपको ज़रूरत होगी। तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट आप कंपनी से वो आप जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से लेंगे, और इस प्रकार से जो है वो आप इसमें एक पॉलिसी बनाएंगे। और उसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एज़ पर द गवर्नमेंट प्रोविजंस आपके कितने बैकवर्ड क्लास से एम्प्लॉयज़ लेने हैं, कितने वीमेंस फोर्स लेनी है, कितने माइनॉरिटी से लेने हैं, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस आपके लागू होते हैं। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट में आप उन चीज़ों को सबसे पहले देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ यू रिक्वायर्स, what type of the qualification they requires, and what quota or reservation is available there, so you will keep in the mind। तो इसमें आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो 3 चीज़ें आप माइंड में रखेंगे, पहला वर्कलोड एनालिसिस, जब एस्टिमेशन करेंगे मैन पावर का
तो आप इसमें करेंगे नंबर 1 वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस सबसे पहले तो आप वर्कलोड एनालिसिस करेंगे कि आप इसमें देखें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास कितने हैं और आपके पास नंबर ऑफ जॉब जो हैं वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके पास में है, तो वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। सेकंड है वर्कफोर्स एनालिसिस। सेकंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड विद यू and how many new persons are required, means if the persons are overburdened or underburdened you will analyze the workforce। तो आप वर्कफोर्स देखेंगे और उसके बाद में कंपैरिजन। थर्ड इसमें है कंपैरिजन। कंपैरिजन आप उनकी तुलना करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है वो किस प्रकार का वर्कलोड कितना, वर्कफोर्स आपका कितनी है, एंड हाउ मच पर्सन्स यू आर रिक्वायर्ड एंड विच कैटेगरी ऑफ पर्सन यू रिक्वायर्स, कि कौन सी कैटेगरी के चाहिए, वर्कर चाहिए, मैनेजर चाहिए, या आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट चाहिए या लोअर लेवल मैनेजमेंट चाहिए, तो आपका ये ज़रूरी है। ठीक है जी। सेकंड इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता है भर्ती। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अब रिक्रूटमेंट निकली है, आपके वैकेंसीज आती हैं अखबारों में, तो वो अखबारों में वैकेंसी होती है वो रिक्रूटमेंट है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, यानी वो भर्ती है, केवल आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई द जॉब पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करना, कि वो लोग आपके ज़्यादा से ज़्यादा जब बायोडाटा आपके या एप्लीकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में दें, ताकि आप लोगों के पास में जो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयज़ चॉइस करने के आपके ऑप्शन ज़्यादा होंगे। सपोज इफ़ यू आर 3 वैकेंट पोस्ट, यू रिसीव ओनली द 3 बायोडाटास, यू आर नो चॉइस, यू हैव टू सिलेक्ट ऑल दीज 3। अगर आपके उसमें यू ओनली 3 पोस्ट एंड यू हैव 100 बायोडाटास, नेचुरली योर चॉइस विल बी वाइडर, तो उनमें से आपके पास में ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलने की संभावना जो वो ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ में ये भी है कि वी विल सी हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अवेलेबल, तो वो जो हैं उन लोगों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रमोशन भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो है आप जो रिलायबल पर्सन हैं उनका प्रमोशन ट्रांसफ़र करके आप उनको आगे ला सकते हैं। बस उसका फ़ायदा ये है कि ये एम्प्लॉय जो है वो हमें एक तो भर्ती सस्ती पड़ती है, दूसरा इन लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है। पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये बड़ी समस्या होती है कि इन लोगों के कारण से हमें फ्रेश टैलेंट हमें नहीं मिल पाता, ये नए बच्चे हमें नहीं मिल पाते, और नए बच्चे नहीं मिल पाते तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा कई बार हम जो है आपके जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, कंसल्टेंट एजेंसीज हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनसे भी हम इस प्रकार के रिक्रूटमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड रिक्रूटमेंट है, यानी ये आपका पॉजिटिव होता है, हमेशा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन डालें, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है उतना आपका रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल है। और नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है इट इज़ ए नेगेटिव फंक्शन, ये आपका नेगेटिव फंक्शन कहलाता है। रिक्रूटमेंट में तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आने की कोशिश की जाती है, जबकि इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट किया जाए। काम था मैडम को, मेरे से काम था। 1 मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ जी। बच्चों के ना आधार कार्ड नंबर चाहिए, ये +2 कॉमर्स के इंचार्ज आप थे सर पिछले साल, इनके ना आधार कार्ड, अरे ये वंश बच्चा नहीं मिल रहा सर, ये कह रहे हैं बी में भी नहीं है सर। नहीं आप इनके वो प्रॉब्लम है बताना, इनको मैं बात बोल दूंगा। इनको आप एक बार बोल देना सर, आप चाहे मुझे व्हाट्सअप कर देना इनका। अजय गर्ग तो अच्छा हाँ +2 में, कुलदीप सांगवान, अजय गर्ग, हर्ष अग्रवाल। आधार कार्ड चाहिए? हाँ जी, इनके पर्ची बना के दे दो, मैं इनको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, पर्ची कोई कागज़ पे बना के दे दो, पर्ची भेज दो। ठीक।
हाँ जी, तो आपका जो है नहीं, सिलेक्शन आपके पास में जो था ये आपका एक नेगेटिव है। नेगेटिव का ना, वी रिजेक्ट मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि हमारे पास में ओनली 3 पोस्ट इज अवेलेबल एंड 100 एप्लीकेशन वी रिसीव्ड, वी विल ट्राई टू रिजेक्ट मोर एंड मोर एंड एट लास्ट वी विल चूज ओनली 3 पर्सनस। तो यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट करने का काम होता है नेगेटिव, ये आपका कहलाता है कि इट रेफर टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजिशन। तो जो है ये आपका जो मोस्ट सूटेबल होते हैं, जो जॉब को फिल पोजिशन को करते हैं, सूटेबल कैंडिडेट ढूंढते हैं। दिस सिलेक्शन इज डन थ्रू द ए प्रोसेस विच टेस्ट इंटरव्यू एक्सेट्रा। और इसका सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस आएगा पूरे ही चैप्टर में, इसीलिए मैं 6 कह रहा था। तो इसका सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस आएगा, तो उसमें इंटरव्यू टेस्ट और क्या क्या होते हैं वो देखा जाता है, ठीक है। और कहता है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा हम रिजेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, जो बेस्ट अवेलेबल में से वो देखना। दूसरा, मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज हाउ सीरियस थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हमें रियलाइज़ करते हैं कि कितने सीरियस जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, कि टू मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रियलाइज हाउ सीरियस थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कैंडिडेट को ये दिखाना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कितना सीरियसली किया जाता है, ठीक है जी। तो ये सिलेक्शन हुआ। पहला आपके पास है मैन पावर प्लानिंग, कितने आदमी की जरूरत है, किस प्रकार के आदमी की जरूरत है, और वो फ्यूचर में भी कौन रिटायर होने वाला है, कितने लोग छोड़ के जाते हैं, उन सभी के हिसाब से हम करते हैं। रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास में आ जाएँ, और उनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए आप एडवर्टीजमेंट देंगे या कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे या जो इंटरनल लोग हैं उनको प्रमोशन या ट्रांसफ़र करेंगे उस बेस पे। और सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप रिजेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, आपका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन जो है वो क्या होगा। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन जो है उसकी हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमने सेलेक्ट किए थे उन लोगों को काम पे लगाना, वो आपका जो प्लेसमेंट कहलाता है। और काम पे लगाएं तो हम उनको जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और अपॉइंटमेंट लेटर में वो सारी टर्म एंड कंडीशन उनकी लिखी होती हैं, और उसके हिसाब से उसको जो है वो जॉब पोजीशन ऑक्यूपाई उसको हम करवाते हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है लोगों के अंदर इंट्रोडक्शन करवाना उन लोगों की, कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन उनकी हम करवाते हैं। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब कि एम्प्लॉयज़ की इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि बाकी लोग भी उसको पहचान सकें, वो और लोगों को पहचान सकें, ताकि उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये आपका क्या रहता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी इन लोगों को ट्रेनिंग देना या उनका डेवलपमेंट करना, यह आपका कहलाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपका जो एम्प्लॉय जो है वो आपके फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, वो आपके काम के लिए जो काबिल नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सारे काम वो जानता हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वी प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, हम उनको जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको जो है डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं ताकि वो अपना 100% आप लोगों को दे सके। तो इसलिए उनको जो है ट्रेनिंग जो है वो आपके ऑन जॉब दी जा सकती है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है। ऑन द जॉब का मतलब काम के ऊपर रखेंगे, साथ में किसी दूसरे आदमी को उसके साथ में रख देंगे, वो उसको काम बताता रहेगा और वो सीखता रहेगा। तो ये आपका क्या रहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है उसमें कोई सेंटर के अंदर भेजते हैं, जैसे कि आपकी मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है या आपके पुलिस की ट्रेनिंग होती है, तो उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है और वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है वो जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो वो आपकी कहलाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इस प्रकार से दोनों, ठीक है जी। अब ये आपका जो पूरा पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी आपका पहला मैन पावर प्लानिंग, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट और उसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और कुछ जो और काम है वो भी कुछ लोग है इसमें जो है किए जाते हैं स्टाफिंग के अंदर, वो आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी इसके बाद में हम नेक्स्ट एक और ले सकते हैं, वो आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल।
ये काम भी कई बार ये काम ही लोग करते हैं। परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल में पूरे साल में उन लोगों ने कैसा काम किया, कितना अच्छा काम किया, और उसके बेस पे जो है यानी फीडबैक जो है वो लेते हैं, और उसी फीडबैक के ऊपर उनके आगे प्रमोशन और दूसरी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आपका प्रमोशन और करियर प्लानिंग कि उन लोगों के परफॉर्मेंस अप्राइजल की, परफॉर्मेंस अप्राइजल के बाद में उनका प्रमोशन करना और उनके जो है करियर के लिए अच्छा उन लोगों को जो मौका देना कि आगे वो बढ़ सकते हों। और लास्ट आपके पास में कंपनसेशन। लास्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन तो कंपनसेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, कंपनसेशन का होता है सैलरी। ठीक है, तो आपका जो है सैलरी भी इसके अंदर प्रोवाइड है, हम करवाते हैं। ठीक है जी, तो मेरे को लगता है कि आपका जो टाइमिंग पूरा हो गया है क्लास का, बस 1 मिनट और लेता हूँ, 1 मिनट और करिए। ठीक है, तो इसमें कंपनसेशन जो है वो टाइम बेस पे या डेली के या मंथली बेस पे, परफॉर्मेंस बेस पे, यानी जो काम आप पूरा करते हैं उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो था ये आपके पास में था जी स्टाफिंग प्रोसेस। और कल हम जो है कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एस्पेक्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा का पूरा हम कल करेंगे। ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि आपका टाइमिंग क्लास का नेक्स्ट का शुरू हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।